चलिए, लेकिन बीजेपी का पसीना नहीं छूटे उसको बीजेपी तो एंटिसिपेट कर रही है ना डॉक्टर संजय। ये बात तो है ना कि भाई बीजेपी को समझ में आ रहा है कि एक एक विधायक कितना इंपॉर्टेंट है और इसलिए बीजेपी जबरदस्त तरीके से फील्डिंग कर रही है। पर एक सोच की बात यह है कि एक तरफ बीजेपी सम्राट चौधरी को बड़ा प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, उप मुख्यमंत्री बना दी, प्रदेश में नंबर 2 की नेता बना दी। तो यही बीजेपी अगर राज्यसभा भेज देगी उपेंद्र कुशवाहा को, जैसा कि अभी संतोष जी कह भी रहे थे, तो ये तो बड़ा कद हो जाएगा ना। तो बड़ा कद हो जाएगा तो यही बीजेपी क्यों चाहेगी कि भाई दूसरी पार्टी के नेता को हम बड़ा कद दे दें, बड़ा हैसियत दे दें और उसी जाति का नेता छोटा दिखाई पड़े। आपको लगता है कि बीजेपी भी इस खेल में शामिल है, बीजेपी भी इस बात को समझ रही है? नहीं, बीजेपी तो ये खेल खूब करती है, संतुलन का खेल तो बीजेपी खेलती है। रविशंकर प्रसाद कितने सीजन लीडर और उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, केंद्र में उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको न देकर के नितिन नवीन जी को दी जाती है। रविशंकर प्रसाद जी के सामने नितिन नवीन का कद क्या है? तो बीजेपी संतुलन बैठाने का खेल खेलती है। जो मेरी जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा जी को, ठीक है, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा की एक अपनी स्वीकारिता है, उसके बाद भी बीजेपी खेल में शामिल है और बीजेपी राज्यसभा को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने जा रही है। जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं जिस तरह का इनका गणित है। दूसरी तरफ बिल्कुल सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को पूरी तरह से निरंकुश छोड़ने की स्थिति में भी बीजेपी नहीं है। कि ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी कोई उस राह पर चल दे कि कल हमारे नियंत्रण से ये बाहर हो जाए। वहां पर भी बीजेपी का कहीं ना कहीं से नजर है कि सम्राट चौधरी को भी चेक एंड बैलेंस करके हम रखें। रह गई बात कि बिल्कुल जो भगवान सिंह कुशवाहा वाली बात है, वो जाकर के जुड़ती है नीतीश कुमार से या जेडीयू से, कि कुशवाहा समाज के अलग अलग ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और उस खेल में जेडीयू ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जेडीयू को लग रहा है कि अगर सम्राट चौधरी जैसा कुशवाहा का नेता बीजेपी के पास है तो हमारे पास भी एक मजबूत कुशवाहा का नेता हो, और खास करके ये जो शाहाबाद और मगध का इलाका है उसमें भगवान सिंह कुशवाहा को प्रोजेक्ट करना चाहती है और उसी की कड़ी में ये तीनों विधायक टहल रहे हैं। ठीक है, विधायक अलग पार्ट होता है, नेता अलग पार्ट होता है। उस समाज के लीडर के तौर पर आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाए न जाए, एमएलसी बने न बने, उपेंद्र कुशवाहा की एक अपनी पकड़ है कुशवाहा समाज पर। वो बिहार में उनकी एक है स्वीकारिता, जिसको कि कुशवाहा समाज उनको अपना नेता मानता है। चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना अलग बात है। भगवान सिंह कुशवाहा उन तीन विधायकों के माध्यम से, और बीजेपी उस खेल में कहीं ना कहीं से है जो कट साइज कर करके इनको चाहती है कि हम डाउन साइज करके रखें ताकि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए दबाव नहीं बना सके, बेटे को एमएलसी बनाने के लिए दबाव नहीं बनाए, और जब वो डिमांड करें तो कहें कि भाई आप ही बन जाइए एमएलसी, आप ही को हम बना देते हैं मंत्री। छोड़िए ये जो हम जो घेरते हैं आरजेडी को या दूसरी पार्टियों को वंशवाद के आरोप पर, हम उससे भी बच जाएंगे और जब आप मंत्रिमंडल में होंगे तो बेहतर बिहार के बारे में सोचिएगा। ये खेल बीजेपी चाह रही है इस तरह से करना, और इधर जेडीयू चाह रही है भगवान सिंह कुशवाहा के माध्यम से वो तीन विधायकों को अपने साथ जोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत है, बहुत बड़े हार्ड बार्गेनर उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, चाहे वो जिस गठबंधन में हो। हमको याद है वो घटना की जब वो कभी मंत्री हुआ करते थे, एनडीए में थे, अमित शाह का फोन भी ये पिकअप नहीं करते थे और इंडिया गठबंधन में चले गए और वहां से ये चुनाव लड़े थे। हार जाना जीत जाना अलग बात है। उपेंद्र कुशवाहा की इस बार्गेनिंग कैपेसिटी को बीजेपी भी समझती है, जेडीयू भी समझती है। इसी वजह से ये तीन विधायकों को खाद पानी दिया जा रहा है कि भाई आप देखते हैं कैसे हम क्या आपको मौका दे सकते हैं। नहीं, खाद पानी तो दिया जा रहा है, पर ये बताइए आलोक वत्स जी
ये सवाल उठता है ना कि खाद पानी तो दिया जा रहा, पर अपने बेटे को हटा करके एमएलसी बनने को मजबूर होंगे उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री बन जाएंगे। तब तो ये माना जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा मुंह की खा गए और उनकी बुरी तरह हार हुई, बेटे को हटाना पड़ा। उन्होंने अपनी मर्जी से बेटे को शपथ तो दिलवा दिया, लेकिन अब बेटा एमएलसी बन नहीं पाएगा और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जा नहीं पाएंगे। इसलिए एमएलसी का पद लीजिए और मंत्री बन जाइए, ये चलेगा। मतलब बहुत साफ है कि भाई बीजेपी खुद चाहती है कि आपका कद सम्राट चौधरी से नीचे रहे, सम्राट चौधरी से बड़ा ना हो, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी के बाहर के नेता कुशवाहा समाज में बड़े नेता के तौर पर देखे जाए। आप क्या कहना चाहेंगे आलोक वत्स जी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अभी डॉक्टर संजय ने जो विश्लेषण किया, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। और ये मैं बता दूं आपको कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत कुशवाहा समाज के भीतर आज भी सम्राट चौधरी से बहुत ऊंची है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हाशिए पे आ गए, ये अपनी अपनी पार्टी बना ली। और ये जितने भी पार्टियां हैं इस तरीके का, चाहे वो मांझी की हो, चाहे वो चिराग पासवान की हो, परिवार को संतुष्ट करने के बाद ये और टिकट बेच लेते हैं। और उसमें जो लोग जीत कर आते हैं, एनडीए की लहर थी, नीतीश कुमार की लहर थी, तो जिसको भी ये लोग टिकट दिए सब जीत गया। उपेंद्र कुशवाहा की कृपा पर नहीं जीता या सम्राट चौधरी की कृपा पर नहीं जीता, वो एक लहर बन गई थी जिसके तहत आप भी खड़े हो तो जीत जाते, मैं भी खड़ा होता तो जीत जाता। लोगों ने दल को नहीं देखा, लोगों ने चुनाव चिन्ह को देखा कि हमको इसके साथ खड़े रहना है। इसलिए बीजेपी भी समझती है कि उपेंद्र कुशवाहा इज अ स्पेंट फोर्स। बड़े नेता हैं लेकिन अपने घर तक ही सीमित है। जो 3 आदमी इनका जीत के आया है, वो एक भी आदमी इनके कब्जे में नहीं है, और वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के यहाँ चला जाएगा। चाहे वो समय दूर नहीं है कि सब वहां चला जाएगा। और बीजेपी ने भी देख लिया है कि इनका वजूद वो पुराना वाला नहीं रहा। ठीक है, इनको राज्यसभा देने की जरूरत नहीं ठीक है। लेकिन नाराजगी की वजह भी है ना। सवाल ये उठता है, हम छोटी पार्टी पे बहुत तरह का आरोप लगाते हैं, राम बंधु बस जी। देखिए, टिकट ये लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पर बहुत ज्यादा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो होता नहीं है कि क्यों टिकट दिया जाता है। क्योंकि देखिए, बड़ी पार्टी तो एक कोटे के आधार पर या वोट बैंक के आधार पर कह देती है हम आपको इतनी सीटें देंगे। फिर वो छोटी पार्टियां किस आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन करती हैं, वो तो उन पर निर्भर करता है। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। ये जब जब इन लोगों को सीटें मिली हैं, अपने परिवार के बाद जो भी टिकट मिला है वो बाजार में बिका है। चलिए, मेरे पास हम देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सीधे तौर पर इस तरह की बात तो कह नहीं सकते आलोक बस जी। आरोप हमने जरूर सुना है। ये आपका कहना सही है पंकज जी। हाँ। इसका प्रूफ नहीं दे सकते। हाँ, तो वही कह रहे हैं, जब तक कोई प्रूफ ना हो, इस तरह की बात ना हो, हम इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? सुनिए, कैसे कह सकते हैं? हाँ, सुनिए, अगर आपको टिकट दे दिया, आपका क्या संबंध है इस पार्टी से? क्या किया आपने इस पार्टी के लिए? कब आप सड़कों पे लड़े इस पार्टी के लिए, लेकिन आप उम्मीदवार बन के आ गए? क्या कारण हो सकता है? नहीं, चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें तब तक नहीं कहा जाती, कही जाती हैं जब तक उसका पुख्ता प्रमाण ना हो। मैं समझ गया, ये सच्चाई है। नहीं, ठीक है, आपका राजनीतिक अनुभव भी है, मैं आपकी बात को पूरे तरीके से खारिज नहीं करता हूं,
पैसा भी एक सच्चाई है राजनीति में और बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि टिकट बेचते हैं, ये हम तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं हो। रामबंधु बस जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। देखिए, नाराजगी चुनाव से पहले ही बढ़ गई थी। नाराजगी बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने ही विधायक के प्रचार में भी नहीं गए, वो अपनी पत्नी को ही जिताने में लगे रहे और जितने वफादार सहयोगी थे उनके प्रचार में नहीं गए। और जब जीते हुए विधायक ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई नॉमिनेशन के दिन पहुंचे थे, वो भी विलंब से पहुंचे थे, तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी चलाते हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो अपने परिवार में सीमित रह गए। इसी बात को लेकर के लड़ाई है, इसी बात को लेकर के नाराज हैं विधायक रामबंधु वत्स जी, क्योंकि खबर तो यही आ रही है बाहर। जी, हम सबको याद होगा कि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका था, जब ये खबर मीडिया में आ गई कि अब उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिलेंगी, उस समय मीडिया में खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को भी टिकट दिया जाएगा, उनकी साली को भी टिकट दिया जाएगा। बहरहाल उनकी साली को टिकट नहीं दिया गया, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आई। यानी कि टिकट बंटवारा का जो क्षण था, वहीं से शुरुआती दौर से ही इन पे एक परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो गया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इनका पूरा ध्यान चुनाव प्रचार में अपनी पत्नी स्नेहलता जी के उम्मीदवारी पे ही थी। वही प्रचार भी कर रहे थे, वही संसाधन का खर्च भी कर रहे थे। और अगर कुछ स्रोतों की बात माने तो पार्टी चलाने के लिए या चुनाव में जो खर्च करने के लिए अगर कोई अन्य व्यक्ति चंदा भी देना चाह रहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा यही चाह रहे थे कि उसका उपयोग उनकी पत्नी स्नेहलता जी के ही क्षेत्र में किया जाए, न कि अन्य उम्मीदवार के क्षेत्रों में। यानी अन्य उम्मीदवार भी अगर कहीं से कोई किसी पूंजीपति को लाता था कि चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा उसको अपनी पत्नी के क्षेत्र की ओर मोड़ देते थे। तो एक नाराजगी इनके सभी उम्मीदवारों की रही है। इनके जो 3 बागी विधायक हैं, उनको ऐसा लगता है कि वे अपने बलबूते टिकट चलिए मिल गई, पार्टी से सिंबल मिल गया, लेकिन वो एनडीए के कारण, यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो फेस वैल्यू था, जो उनकी योजना या उनका जो भी लहर था, उसके कारण जीते हैं और वो अपनी मेहनत से जीते हैं। उनके क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा का कोई योगदान नहीं रहा है। तो ये एक चुनाव के दरमियान ही इनको लेकर के नाराजगी बढ़ गई थी। और वो कहावत है, एक खट्टा में चूक वाली बात, वो यही हो गई कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो अचानक से उनके बेटे दीपक प्रकाश आते हैं और न विधायक हैं, न एमएलसी, कहीं से कुछ नहीं। और जब चुनाव टिकट बंटवारा हुआ, चुनाव प्रचार हुआ, तो इनके बेटे को लेकर के कोई आहट भी नहीं थी, किसी को कोई भनक भी नहीं थी, और अचानक वो मंत्री बन गए। तो ये इन पे परिवारवाद का एक परिवारवाद कहिए या एक नया जो एक तरीके से परिभाषा इन्होंने घड़ा है कि अपने पूरे परिवार रिश्तेदार को कहीं ना कहीं सेट कर दें, इसको लेकर के उनके जो विधायक हैं, उनके मन में इस बात को लेकर के बहुत ही टीस है। और वो मानते हैं कि वो जीते हैं तो एनडीए के कारण जीते हैं। इनमें से तो कई लोग, जैसे कि अगर आप आलोक कुमार सिंह की बात कहें, वो उनका तो ये भी कहना है कि अगर हम इसलिए जीते क्योंकि हम टिकट लेने में सफल हो गए, एनडीए से टिकट लेने में सफल हो गए। जो इनके पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं नागेंद्र कुमार मिश्रा, उनका तो वो लोकसभा में भी टिकट लेना चाह रहे थे और विधानसभा में लेना चाह रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली। तो उनका यही कहना है कि ये विधायक इसलिए जीत गए जो उन्हें टिकट मिल गई, इसमें कोई उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर नहीं है या उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व का कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। हालांकि एनडीए में जो बंटवारा हुआ, जो 6 सीटें मिली, ये तो उपेंद्र कुशवाहा के फेस वैल्यू पे, उनके कारण ही मिली है। जो बागी विधायक हैं, ये अपने बलबूते तो कोई टिकट, ये लोग तो जदयू का भी, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो जदयू का भी दरवाजा खटखटाए थे उस समय, बीजेपी का भी दरवाजा खटखटाए थे, लेकिन उन लोगों को उन दरवाजों के जरिए टिकट देने से इनकार कर दिया गया। तो ये बात सही है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल की गठन में उनका जो रवैया रहा है, वो अपनी पार्टी तक केंद्रित रहा। जब सदन में माधव आनंद को सदन का नेता चुना गया आरएलएम का, तो वो माधव आनंद उपाध्यक्ष के पद पे थे। एक खबर ये भी आने लगी कि दीपक प्रकाश के जो पत्नी हैं, वो पार्टी के उपाध्यक्ष पद पे चली जाएंगी। तो ये भी एक
उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों या उनके संगठन से जुड़े लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि अब हर महत्वपूर्ण जगहों पे वो परिवार ला रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष कोई और अवसर आ जाए एनडीए की ओर से या नीतीश कुमार की ओर से, तो उस जगह पे भी वो अपनी बहू को लाएंगे, न कि पार्टी के किसी दूसरे विधायक या दूसरे किसी संगठन के किसी नेता को लाएंगे। तो ये एक छवि बनी है जिसके कारण ये लोग बागी हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, उनके बेटे और बहू, इन दोनों को जिस तरीके से बहू को महत्व देने की बात कही गई और बेटे को मंत्री बनाया गया, इसको लेकर के ये है। रामेश्वर महतो तो कई बार मीडिया के सामने बोले हैं कि हम भी महतो हैं, हम भी कुशवाहा हैं, हमको मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये एक नाराजगी है। और निश्चित रूप से आप उपेंद्र कुशवाहा को देखेंगे, जीतन राम मांझी को देखेंगे, इन लोगों ने जिस तरीके से एक परिवारवाद की नई परिभाषा गढ़ी है। जैसे जीतन मांझी अपनी बेटे बहू के साथ साथ अपने समधिन को भी टिकट दे दी, हालांकि चुनाव हार गई, लेकिन ये लोग जिस तरीके से टिकट बांटते हैं, उससे इनके कार्यकर्ता और इनके जो नेता हैं, उनके मन में एक क्षोभ पैदा होता है और पैदा होना स्वाभाविक भी है।